किसी भी प्लैनेट का प्रभाव जानने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका स्वभाव किस प्रकार का है। जब आप उसका स्वभाव समझ लेते हैं तब आपको ये जानना आवश्यक होता है कि ये प्लैनेट किस भाव में बैठा हुआ है। तब आप उसके कुल प्रभाव का अनुभव कर पाएंगे। और इस साल का अंतिम तो नहीं, लेकिन हम कहें कि द्वितीय अंतिम बड़े ग्रहों में जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वह गुरुदेव बृहस्पति, जो अभी तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे थे, अब चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। और हमारे सिंह लग्न के जातक अथवा जातिकाओं के ऊपर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, सिंह लग्न और राशि की पत्रिका में जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके कर्म क्षेत्र में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, मतलब आपके दशम भाव में वक्री स्थिति में है। और चंद्रमा जो होते हैं ना, ये आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव जो है वो व्यय भाव भी कहलाता है। 28 नवंबर 2024 को जुपिटर अर्थात बृहस्पति, जो कि अभी तक मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे, अब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर जाएंगे। और ये भी वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति में ही ये ट्रांजिट होगा। और 5 फरवरी 2025 तक, जब तक कि गुरु मार्गी नहीं होंगे, तब तक ये इसी नक्षत्र में ही रहेंगे, अर्थात इसी नक्षत्र में ही ये मार्गी भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताता चलूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, रोहिणी नक्षत्र जो है, इसमें 4 चरण होते हैं। वैसे तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण के स्वामी जो हैं वो मंगल देव होते हैं, द्वितीय चरण के स्वामी शुक्र देव होते हैं, तृतीय चरण के स्वामी बुध देव होते हैं, वहीं चतुर्थ चरण के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। अगर देखा जाए तो संपूर्ण नक्षत्र मंडल जो है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। अब ये जो रोहिणी है, ये रोहिणी आपको पता होगा कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से एक कन्या थी, जिनका की विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। अत्यंत सुंदर, विदुषी, मृदुभाषी और विद्वान महिला जिन्हें कहना चाहिए, उस प्रकार की ये महिला थी। यहाँ से आप इस नक्षत्र के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं कि ये नक्षत्र किस प्रकार का प्रभावशाली होगा। साथ ही साथ ये चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी। वहीं जुपिटर जो है, जुपिटर और चंद्रमा की आपसी प्रगाढ़ मित्रता है, ये तो जग जाहिर है, ठीक है। देखिए, चंद्रमा हमारा सबसे चंचल ग्रह है। अगर देखा जाए तो हमारी पत्रिका में चंद्रमा जो होता है ना, ये हर 2.25 दिन में एक राशि या कहें तो एक भाव का परिवर्तन कर लेता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। सर्वाधिक चंचल जो है वो चंद्रमा है। 2.25 दिन में अपनी एक परिक्रमा, ये एक भाव की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। और उतना ही चंचल हमारा मन भी होता है। हमारा मन अभी 1 सेकंड में हम यहाँ बैठे हुए हैं और अगले 1 सेकंड में हम कहीं भी पाए जा सकते हैं। मतलब हमारे विचार, हम अपने विचारों में कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। जिसने भी अपने चंद्रमा पर नियंत्रण पा लिया ना, उसने अपने लगभग सारे ग्रहों पर नियंत्रण पा लिया। क्योंकि अगर आपने अपने चंद्रमा पर नियंत्रण पा लिया तो आप ये मान के चलें कि आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर होता है ना दोस्तों,
उसको श्री कृष्ण की शरण में अवश्य जाना चाहिए। जी हाँ, हमारे आपके सबके आराध्य देव कृष्णदेव, क्योंकि सिर्फ कृष्णदेव ही ऐसे हैं, श्री कृष्ण भगवान हमारे, जो कि चंद्रमा की 16 कलाओं के ज्ञाता थे, है ना, जिनके अंदर चंद्रमा की 16 कलाएं समाहित थीं। तो जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है, कमज़ोर है और शत्रु पक्ष में बैठा हुआ है, देखिए मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा आपका 12th हाउस का स्वामी तो है, लेकिन वह बैठा किन परिस्थितियों में है, किस भाव में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है अथवा अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। चलिए खैर, ये तो एक बात की बात है। अब हम बात करने वाले हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जाने के बाद गुरुदेव बृहस्पति का आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव आपकी संतान सुख से संबंधित होता है, संतान की एजुकेशन से। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन से, आपके लव रोमांस से संबंधित होता है। आप इसको अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से भी जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही साथ पंचम भाव जो है ये आपके शेयर मार्केट को भी रिफ्लेक्ट करता है। आपके स्टॉक मार्केट में यदि आप किसी प्रकार का सट्टा बाजार का काम करते हैं, यदि आप स्पेकुलेशन का काम करते हैं, वो भी पंचम भाव से रिलेट किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को भी वैसे तो कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी अष्टम भाव से, लेकिन जब तक कि उसमें पंचम भाव इन्वॉल्व ना हो तब तक सफल एस्ट्रोलॉजर बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। वहीं अष्टम भाव जो है, देखिए अष्टम भाव जो है ये आपका साधनाओं से संबंधित होता है। अष्टम भाव सिर्फ साधनाओं से ही संबंधित नहीं होता दोस्तों, इसके अलावा ये मृत्यु भाव भी कहलाता है। इसे ही आयुष्य का भाव भी कहते हैं। अब इसे चाहे आप मृत्यु भाव के रूप में देख लें, चाहे आप इसे आयुष के भाव में देख लें। देखिए अष्टम भाव से आपकी इनहेरिटेंस भी देखी जाती है। अष्टम भाव से यह भी देखा जाता है कि आपको किसी प्रकार की वसीयत मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी अथवा नहीं। आपका इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा भी अष्टम भाव से देखा जाता है। लेकिन अष्टम भाव को सिर्फ आप साधनाओं के क्षेत्र से ही जोड़कर देखेंगे तो आपको इसमें साधना शब्द का एक और अर्थ समझना चाहिए कि साधना शब्द का अर्थ सिर्फ तंत्र मंत्र वाली ही साधना नहीं है। साधना का अर्थ है कि किसी विषय को साधना, आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसके गहराई तक उतर के उस पर अपनी पकड़ को मजबूत बना लेना भी एक प्रकार की साधना ही है। देखिए गुरु इस समय आपके कर्म क्षेत्र में वक्री होकर बैठे हुए हैं, आपके दशम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का क्षेत्र है। गुरु अभी तक आपके मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे थे और मंगल का मंगल जो प्लैनेट है ये इसका भाव जो है ये आपके चतुर्थ भाव में आता है। वर्तमान परिस्थिति में मंगल नीच की स्थिति में है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन बात कर रहे हैं गुरु और चंद्रमा के संदर्भ में। तो आप ये मानकर चलें कि आपको अब आपके कर्म के क्षेत्र में, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं, आपका व्यवसाय सफल नहीं हो पा रहा था, किन्हीं प्रकार की समस्या आ रही थी, या आप जॉब में हैं, आपके बॉस के साथ में पटरी मैच नहीं कर रही थी, अगर कोई प्रॉब्लम के चलते आपकी जॉब छूट गई थी, निश्चित मानिए कि देखिए ये जो गोचर है ना, ये आपको जैसा मैंने बताया कि 28 नवंबर से लेकर 5 फरवरी तक चलने वाला है। इस बीच में यदि कोई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, 100% आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो नई नौकरी भी मिल सकती है। देखिए चंद्रमा जो है ये आपके 12th हाउस का कारक है। यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं, यदि आपका विदेश जाने का विचार है और किन्हीं कारणोंवश आप नहीं जा पा रहे थे, अब आप इस गोचर के दौरान आप कोशिश कीजिए, आपका विदेश यात्रा सफल हो जाएगी। वैसे भी चंद्रमा जो है ना वो यात्राओं का सूचक होता है। ज़्यादातर मार्केटिंग सेल्स वाले जो बंदे होते हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, या कहें कि उनका चंद्रमा प्रबल होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें जो है सेल्स और मार्केटिंग वाले जॉब ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति है ना, इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है। दशम भाव में बैठे हुए वक्री गुरु की
जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, मतलब पंचम दृष्टि जो है, वो आपके धन भाव पर पड़ती है। धन भाव सिर्फ आपका धन भाव ही नहीं है, ये आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ मतलब आपकी टोटल एसेट्स आपकी, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका भोजन, आपका मुख, आपके भोज्य पदार्थ, ये सभी जो है ये आपके सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। वक्री गुरु की दृष्टि, और वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में जब ये जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि गुरु और चंद्रमा का संयोग जो है वो गज केसरी योग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो है कि इस नक्षत्र गोचर के चलते हुए आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आपके कर्म में बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका बैंक बैलेंस बढ़ना तय है। दूसरी चीज़ ये कि आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से सदस्य की वृद्धि हो सकती है, आपके कुटुंब में किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है, या तो वो किसी जन्म के द्वारा हो सकती है अथवा किसी विवाह संबंध के द्वारा हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि आपका चतुर्थ भाव जो होता है वहाँ पर मंगल की राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है, ठीक है, वो आपका सुख स्थान है। आपका चतुर्थ भाव जो है वो आपका सुख स्थान है, भूमि भवन वाहन माता से संबंधित है, इनके सुखों से संबंधित है। मतलब आप जब भी दिन भर के थके हारे होते हैं ना, तो आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने घर पहुँचना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि वहीं पहुँचकर आपको सुख और सुकून मिलता है, शांति मिलती है आपको। और दशम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की संपूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो होती है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। निसंदेह यदि आप गाड़ी, मकान, बंगला खरीदना चाह रहे थे तो क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर आपको गुरु इस क्षेत्र में मदद करेंगे। आप निश्चित तौर पर गाड़ी और बंगला, मकान यदि आप लेना चाह रहे हैं, यदि आपको इन परिस्थितियों में अपना मकान थोड़ा छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि गुरु जो है ना वो एक्सपेंशन के कारक हैं, चीज़ों को विस्तृत कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर फैलाव कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपको अपना घर छोटा महसूस होने लगा हो, या फिर आपको अपनी गाड़ी छोटी महसूस होने लगी हो। आप देखेंगे कि इस गोचर के दौरान आपके विचार बन सकते हैं कि आप नए घर में शिफ्ट कर जाएं या फिर आप नई गाड़ी ले लें। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार का कष्ट आपको देखने को मिल रहा था, वो कष्ट भी अब आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जुपिटर की जो नवम दृष्टि है, ये नवम दृष्टि आपके छठवें घर पर पड़ती है। छठवां घर जो है वो आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, साथ ही साथ आपके सेवा भाव से भी संबंधित होता है। सेवा भाव देखिए, सिर्फ नौकरी करना या व्यवसाय करना ही सेवा नहीं होता। आपके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की सेवा, मतलब किसी प्राणी की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म होता है। इन्हें आप अपने सत्कर्मों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस गोचर के दौरान आप किसी न किसी की कोई ना कोई ऐसी सेवा जरूर करें, चाहे वो किसी जानवर की हो या किसी मनुष्य की हो, जो कि आपको पुण्य में आप उन्हें ऐड ऑन कर सकें, ठीक है। लेकिन यहीं बैठा हुआ गुरु जो है ना, ये जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि चीज़ों को विस्तृत कर देते हैं। आप भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अगर यदि आप लोन लेने का विचार करा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रहों के ट्रांजिट में लिया गया लोन लंबे समय तक चलने वाला होता है। कभी कभी इनके रीपेमेंट में दिक्कत भी आ जाती है, ठीक है। शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, निसंदेह रूप से बढ़ सकते हैं, और यदि कोई दबा हुआ रोग था वो उभरकर सामने आ सकता है। अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई रोग दबा होता है या कोई शत्रु दबा होता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते, उसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो उभर कर सामने आता है तो उसका असली रूप हमें दिखाई दे जाता है। हम उसकी सर्जरी भी करा सकते हैं, हम उसे जवाब देकर ठीक भी कर सकते हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो ऋण हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, हमारे सिंह राशि के, सिंह लग्न के जातक अथवा जातिका जिनकी गुरु की दशा चल रही है, उनके लिए सर्वोत्तम फल देने वाला होगा। दोस्तों, आपको ये विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन जो पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।